मित्रों, मैंने आपको बताया था या बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चैनल है बरेपा, इस बरेपा चैनल में सच्चाई ये है कि ये कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। प्रोग्रेसिव थॉट्स को, प्रोग्रेसिव विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश है ये। इसलिए ये सिर्फ एक आदमी से, सिर्फ हमसे, दीप नारायण लाल से ही संभव नहीं है। और इस चैनल को मैं अपने पैकेट में रख करके घूमना भी नहीं चाहता हूँ। बहुत लोगों को शौक़ भी होता है इस किस्म का, ये शौक़ मेरी नहीं है। मेरी सोच ये है कि मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी प्रगतिशील, विकासशील लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े और इस व्यवस्था के विरुद्ध, इस सिस्टम के विरुद्ध वो आवाज़ उठाएं। इसलिए कि ये सिस्टम सड़ चुकी है, गल चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसलिए इसके खिलाफ़ एक आवाज़ उठाने की कोशिश मेरी है ये। आज हमारे साथ हमारे मित्र अरुण जी हैं। अरुण जी का परिचय ऐसे समझ लीजिए कि मैं सबसे पहली वीडियो जब बनाई थी तो उस समय इन्होंने फ़ोन करके बताया था मुझे कि दीप नारायण जी, वीडियो तो आपकी अच्छी लगी, आपकी बातें बहुत ही बढ़िया है, लेकिन विकल्प क्या है। तो आपको याद होगा कि सेकंड जब वीडियो मैंने बनाई थी तो इनकी बातों का मैंने जवाब दिया था। और आज देखिए, मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे साथ अपनी बात को शेयर करने के लिए आए हैं और बैठे हैं। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। आगे मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के शुरुआत में शुरू करूँ उसके पहले एक छोटी सी वीडियो, तस्वीर और गीत को आप सुने, देखें। उसके बाद मैं अपनी बात को आगे रखूँगा। भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा, पुकारे देश तेरा। भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। दुनिया का जो पेट भरे आत्महत्या करता है, आत्महत्या करता है, आत्महत्या करता है। सड़कों पे दम तोड़ रहा जो दौलत पैदा करता है। सड़कों पे दम तोड़ रहा जो दौलत पैदा करता है। लूट लिया सेठों ने सारा, लूट लिया सेठों ने सारा फल आजादी का। भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। देश प्रेम बलिदान के सारे आदर्शों को भुला रहे,
आदर्शों को भुला रहे, आदर्शों को भुला रहे। खाओ पियो मौज करो ये नौजवानों को सिखा रहे। खाओ पियो मौज करो ये नौजवानों को सिखा रहे। नैतिक पतन की दलदल में, नैतिक पतन की दलदल में देश दिया है फंसा। भगत सिंह लौट आ, पुकारे देश तेरा। भगत सिंह लौट आ, पुकारे देश तेरा। तूने छेड़ी जंग देश से शोषण जुल्म मिटाने की, शोषण जुल्म मिटाने की, शोषण जुल्म मिटाने की। इनकी चाल रही समझौते से सत्ता हथियाने की। इनकी चाल रही समझौते से सत्ता हथियाने की। राज थोप दिया जनता पे, राज थोप दिया जनता पे सरमाएदारी का। भगत सिंह लौट आ, पुकारे देश तेरा। भगत सिंह लौट आ, पुकारे देश तेरा। मित्रों, जो इस वीडियो में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर से वाकिफ है। भगवान कहाँ है रे तू टाइप का इसमें गीत जोड़ा हुआ था। मैं निगेटिव नहीं हूँ, मैं निराशावादी नहीं हूँ कि आदमी के द्वारा आदमी के ऊपर संकट लादा जाए और मैं भगवान को आह्वान करूँ कि आके ठीक कर दीजिए। इस विचारधारा से हमारा परहेज है। मैंने इसमें जो गीत दिया है आपके सामने, जो गीत आए हैं, भगत सिंह लौट के तू आ, देश तुझे पुकार रहा है। आह, गजीब बात है मित्रों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन बातों को सुनने के बाद। और हमारे मुल्क का तो एक आदर्श है भगत सिंह। सबसे पहली वीडियो में भी मैंने लास्ट में एक बात जोड़ी थी कि आपके सामने विकल्प है, आप भगत सिंह को सुने, भगत सिंह के चरित्र को पढ़ें, भगत सिंह की जितने भी दस्तावेज, लेटर, पतली पतली जो मैं नास्तिक क्यों हूँ और भी इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उसको देखें। आपको लगेगा कि भगत सिंह वाकई आपके दुखों का, आपके संकटों के निवारण में कहीं न कहीं खरे उतरते हैं। हल्की सी कहानी मैं बता दूं आपको, अपने देश के मुल्क के आज़ादी आंदोलन की कहानी। प्रमुख रूप से 3 धाराएं थी। एक गांधीवाद, जिसमें कांग्रेस पार्टी की, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी का निर्माण और कांग्रेस पार्टी का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। दूसरी धारा आरएसएस, जो 1925 में बनी थी, कट्टर हिंदूवाद की, राष्ट्रवाद की, हिंदू राष्ट्रवाद की परिकल्पना लिए हुए भारत की स्वतंत्रता संग्राम में वो बढ़ रही थी, जो आज कांग्रेस के विरुद्ध लोगों ने उस विचारधारा को सत्ता पे ले आया, आ गई है, सत्ता पे है। तीसरी धारा लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और
तिलक, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, ये 3 में है। ये धारा की शुरुआत आज़ादी की लड़ाई में 1911 से शुरू होकर के और 1945 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समाप्त हो जाने के बाद वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस धारा का देश के आज़ादी आंदोलन से निकल जाना और भारत के आज़ादी मिलना, यही कहीं न कहीं एक विषय, कहीं न कहीं एक पहलू छूटती है जो मज़दूरों का भारत, किसानों का भारत, छात्रों का भारत, नौजवानों का भारत नहीं बन पाया। अंत में मैं इस गीत के रचयिता कौन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आज भी इनके जैसे हमारे मुल्क में कुछ लोग बचे हुए हैं जिनकी गीतें कहीं न कहीं देश को झकझोरती है, देश को ऐतिहासिक निशानियों को याद करने के लिए मजबूर करती है। और मैं चाहूँगा कि जो भी ये रचयिता हैं, इसके स्वर देने वाले हैं, इसमें जो साज और आवाज़ दिए हैं वाकई काबिल तारीफ़ है। अगर कभी ऐसा होगा तो इस दौर में मैं भी उन्हीं के तरह विचारों को फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। युगों युगों का बंधन हम एक साथ करेंगे भंग। मित्रों, अगर कहीं इस युगों युगों के बंधन से मुक्ति की कामना अगर वो कर रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ। और मैं चाहूँगा कि उनकी कलम हमेशा चलती रहे, उनकी आवाज़ हमेशा निकलती रहे और उनके साज और आवाज़ मिल करके एक नए भारत का निर्माण करे। ये मैं इस गीत के रचयिता को समर्पित करना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं आज के विषय हमारे मित्र अरुण जी हैं, इनके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई आप अपनी जो भी ये है जानकारी है, जितनी चीज़ों को आप समझे हैं इतना तो ज़रूर मैं जानता हूँ, चूँकि लंबे समय से रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं हमारे मित्र अरुण जी इस व्यवस्था के विरुद्ध, इस सिस्टम के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं और आज भी हमारे सामने हैं। आज आप इनसे मुखातिब होकर और इनकी बातों को सुने। अरुण जी। साथियों, पहले मैं दीपान जी को धन्यवाद देता हूं कि आप इन्होंने अपने चैनल पर हमें बुलाया। दोस्तों, दीपान जी ने जो बात रखी उसमें एक बात है वर्ग विभाजित समाज का। दुनिया वर्ग विभाजित समाज है और ये बात स्वतंत्रता आंदोलन में आई, जिसे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर ही भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस सभी लोग आए और उस वर्ग विभाजित समाज को देखते हुए सब लोग अपना अपना अलग अलग संगठन का निर्माण किए। दोस्तों, उसी के क्रम में आप सुने होंगे दीपान जी से कि कांग्रेस के बाद आज बीजेपी आई, आरएसएस का संगठन आया। कोरोना पर अभी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, भारत में भी मचा हुआ है। भारत में 2000 जनवरी में दस्तक दे चुका था। इसकी चर्चा संसद में भी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को दबाए हुए थे। इस कारण था कि इन्हें ट्रंप को भारत में लाना था और ट्रंप को लाने के चलते भारत में कोरोना की बीमारी भी फैलता गया। ट्रंप के अमेरिका से सैकड़ों लोग ट्रंप की सुरक्षा के लिए लोग आए, उनकी कोई जांच नहीं हुई। उनमें कोई, आज आप अमेरिका के बारे में देख रहे हैं सूर्य न्यूज़ के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, वहाँ कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग आए उनकी कोई जांच नहीं भारत में हुई। मित्रों, आज से 100 साल पहले भी
दुनिया में स्वाइन फ्लू आया, 18 से 20 2 साल जबरदस्त चला। उस समय करीबन 2 करोड़ से ऊपर लोग दुनिया में मरे। उस समय भारत ही नहीं, दुनिया के डॉक्टर लोग, हर देश के राज सत्ता, भारत में उस समय अंग्रेज का सरकार थी, राय लेकर कर कैसे क्या होगा नहीं होगा, पूरी कैसे लोग सुरक्षित रहें, इसकी बात हुई। और डॉक्टर लोग उस समय भी साबुन से हाथ धोने की बात आई, साफ सुथरा रहने की बात आई, और इस स्वाइन फ्लू पर विजय प्राप्त किया गया। एक चीज आपको मैं बता दूं, कोई भी वायरस जब आता है तो वह उस समय बहुत तेजी में आता है और आदमी के लिए बहुत हानिकारक होता है, लेकिन धीमे धीमे वह वायरस कमजोर होता चला जाता है। आज भी फ्लू के नाम से दुनिया में वह वायरस है, ये भी कोरोना रहेगा, जाएगा नहीं। भारत में आप देखें कि जिस समय 100 कोरोना भारत में बीमार हुए, उस समय हाय तौबा मीडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा मचाया गया और लॉकडाउन लागू किया गया, ये कहते हुए कि दोस्तों मैं एक दिन का आपसे समय ले रहा हूं और एक दिन का लॉकडाउन किया गया। भारत के लोग इस बात को बहुत सहज स्वीकार किए, लेकिन ठीक दूसरे दिन इन्होंने ये कहते हुए लॉकडाउन बढ़ा दिया कि मित्रों महाभारत 18 दिन हुआ था, 18 दिन के बाद 18 दिन पर विजय प्राप्त किया गया था। लेकिन आज मैं आप लोगों से 21 दिन समय लेता हूं, मैं कोरोना पर विजय प्राप्त कर लूंगा। लेकिन इन्होंने क्या कोरोना पर विजय प्राप्त किया? ठीक फिर 21वें दिन के बाद पहले ही घोषणा कर दिया कि भाई फिर अब 14 दिन इसको बढ़ाया जाएगा। 14 दिन बढ़ाते हुए चले गए। आप देख, उसी तरह कोरोना का बीमारी भी बढ़ता चला गया। आज 1,30,000 से ऊपर हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मरीज हैं। आज लॉकडाउन 4 कह कर समाप्त कर दिया गया। अब आप पर मैं सोचने के लिए, समझने के लिए यह प्रश्न रखता हूं कि 100 जिस समय भारत में कोरोना था उस समय बंद होना चाहिए था, या आज लाखों की संख्या में लाख से ऊपर हो गया, आज बंद होना चाहिए था? यह प्रश्न आपके लिए है। मित्रों, बिहार की मैं बात पकड़ता हूं। बिहार में अभी 1000 भी मरीज नहीं हुए हैं और लगभग 14 आदमी की मृत्यु हुई। 14 आदमी की मृत्यु कोरोना से हुई, जिसमें डॉक्टर का कहना है कि एक भी मरीज ऐसा नहीं जो अन्य बीमारी से पहले से ग्रसित नहीं था। इसका मतलब कि कोरोना से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं। लेकिन भारत सरकार की जो मीडिया है उसका भोंपू कहिए, वह पूरा हंगामा के दहशत पूरे हिंदुस्तान के लोगों में दहशत पैदा कर दिया। मित्रों, एक बात समझिए, यह राज सत्ता के द्वारा फैलाया गया जाल है। मैं ये नहीं कहता हूं कोरोना बीमारी है, हम तो पहले कह चुके हैं कोरोना वायरस है, लेकिन जिस ढंग से लोगों को आज भूखमरी के कगार पर ला दिया गया, देश से, दुनिया से लोग पलायन करने लगा। आज देख रहे हैं सैकड़ों लोग मर गए बिहार में आने में, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंबई, दिल्ली से आने में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन आने के क्रम में उनमें एक चीज आपने देखा, मर रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य है कि मैं बिहार पहुंचूंगा, अपने घर पहुंचूंगा, और उसने अपने लक्ष्य को पाया। जिस दिन हिंदुस्तान की जनता समझ लेगा, समझाना होगा भी, समझ लेगा, अपने आप समझेगा भी, आज आया, समझाना भी होगा कि जिस दिन जनता समझ लेगी कि यह जो सिस्टम है, यह व्यवस्था है, यह व्यवस्था हमारे खिलाफ है, कोई भी प्रधानमंत्री अब आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो जनहित में नहीं होता है। आप देखते हैं कि चुनाव कैसे होती है, चुनाव में कैसे लोग जीतते हैं। क्या ईमानदार लोग एक भी आप बताएंगे? संसद में जो ईमानदार हैं, जनता के बीच से आए हैं और वो जीत पाए हैं? खाकपति जो भी जीता है वो करोड़पति रहता है। दोस्तों, स्पष्ट बात यह है कि वर्ग विभाजित समाज में 2 भाग लोग बटे हैं। एक मुट्ठी भर पूंजीपति वर्ग के लोग हैं और उन्हीं की यह सरकार है। हमारी सरकार की जो कल्पना भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद
सुभाष चंद्र बोस किए थे वह नहीं आए, और इस ढंग का होता रहेगा। इसमें आपको सजग होकर के, एकजुट होकर करके आगे बढ़ना है। और आप थोड़ा, आप 20 लाख की, अभी 20 लाख करोड़ रुपया की मैं बात कर रहा हूं। आप देखे होंगे कि 20 लाख करोड़ रुपया की पूरी बात जनता में लगा कि अब क्या, अब मेरे खाते में 10 लाख रुपया तो जरूर आएगा। जनता को बहुत खुश हुई, 3-4 दिन उसको बहुत लगा कि अब क्या, अरे चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बने तो हमारा न देखिन प्रधानमंत्री, अरे ये तो एकदम, हम जाना हूं कि चाय बेच करती थे, हम नहीं लगे उनके जीवन मन में दुख तकलीफ है। लेकिन धीमे धीमे यह बात खुल के आ गई कि हमारे लिए एक भी पैसा उन्होंने नहीं दिया। जो पैसा दिया उद्योगपति को इनकम टैक्स जो उनका था बकाया सरकार का, उसको माफ करने के लिए, या उनका बंद उद्योग कारखाने थे उसके लिए। और जनता को क्या मिला? फुक्का बंद मुट्ठी। मित्रों, समझना होगा कि यह सरकार हमारी आपके लगेगा गोल गोल बात लोग करते हैं, लेकिन हमारे आपके लिए कुछ भी नहीं देने के लिए तैयार है। आज शिक्षा का यह स्तर आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा आज खर्च किस चीज पर सरकार कर रही है? सरकार कर रही है भारत का जो मिलिटेरियन शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए। दोस्तों, इस बात को फिर मैं कभी आऊंगा तो आपके विशेष बात रखूंगा। इस बात का मैं समाप्त कर रहा हूं कि आपको समझना होगा कि हम क्या करें ना करें, ये क्या है, सरकार क्या है, और हमें सरकार किस ढंग से बनानी है। यही बात कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।